बहुत से एस्पिरेंट यूपीएससी प्री एग्जामिनेशन की तैयारी ही नहीं कर रहे। वो कभी एग्जामिनर के माइंडसेट को समझते ही नहीं, वो एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझते ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान बटोरते हैं, कंटेंट बटोरते हैं। आप ज्ञानी बन जाएंगे पर एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ज्ञान जरूरी है क्योंकि वो आपका वेपन है, शस्त्र है आपका। लेकिन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है तो आपके एनिमी के पैटर्न को समझना पड़ेगा। भाई यूपीएससी एग्जामिनर ने क्या चक्रव्यूह रचा है, क्या पैटर्न रचा है, ये पता होगा तभी तो उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बना पाएंगे और तभी उसी को आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। बिना स्ट्रेटजी बनाए आप कैसे जीतेंगे? सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से। तलवार चलानी आती है इसका मतलब ये नहीं कि आप एनिमी से जीत जाएंगे। तलवार सही ढंग से चलानी जरूरी है अपने एनिमी के अकॉर्डिंग। इसीलिए यूपीएससी एग्जामिनर के पैटर्न को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पैटर्न कैसे समझे? भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना पड़ता है। ये बात आपने कितने टॉपर से सुनी होगी। पर क्या आप सही ढंग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस करते हैं? नहीं करते हैं। इसीलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस करवाता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेडिक्ट द इम्प्रोबेबल सीरीज में, जहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताता हूं और यूपीएससी के रैशनल भी समझाता हूं। एग्जामिनेशन के पैटर्न को डिकोड करने में आपकी मदद भी करता हूं। और उसी डिकोड करके एक आज मैं इंपॉर्टेंट थीम लेकर आया हूं आपके लिए 2026 के प्री के लिए। और ये थीम इतनी इंपॉर्टेंट है लेकिन किसी का भी इस थीम पर इतना फोकस है नहीं। ये थीम से 2024-2025 में हर साल 5 से 6 क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। पर ये थीम अभी भी सबकी नजर में नहीं आई है। और ये यूपीएससी की फेवरेट थीम धीरे धीरे बनती जा रही है। एंड गिवन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टुडेज करंट अफेयर, जो आज की एक साल में करंट अफेयर चल रहे हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट देखिए तो ये थीम और ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई है, और ज्यादा डोमिनेंट होगी 2026 के प्री एग्जामिनेशन में। इस थीम को करना बहुत जरूरी है। आइए मैं समझाता हूं कुछ प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस से क्या इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं क्या करके जाना चाहिए। चलिए, अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें 2012 का ये सवाल देखिए किसके ऊपर है। सर कोल के ऊपर सवाल है। तो धीरे धीरे आप सवालों के पैटर्न को एनालाइज करना सीखिए मेरे साथ। आराम से सीखेंगे, इससे आपको आंसर्स भी पता चलेंगे और आपका दिमाग भी खुलेगा कि कैसे एक कनेक्शन ड्रॉ करते हैं। पीवाईक्यू का एनालिसिस करना है ये सब बोलते हैं, करते कैसे हैं देखिए। डिस्पाइट द हैविंग लार्ज रिजर्व्स ऑफ कोल, व्हाई डज इंडिया इंपोर्ट्स मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कोल? भैया इंडिया इतना रिजर्व है कोल का तो हम इंपोर्ट क्यों करते हैं? इट्स अ पॉलिसी टू सेव इट्स ओन कोल रिजर्व फॉर फ्यूचर एंड इंपोर्ट इट फ्रॉम द अदर कंट्रीज फॉर द प्रेजेंट यूज। ये तो गलत है कि हम फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हैं इसलिए इंपोर्ट करते हैं, ये तो लॉजिक ही गलत है। मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट ऑफ इंडिया आर कोल बेस्ड एंड दे आर नॉट एबल टू गेट सफिशिएंट सप्लाईज। सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है इसलिए इंपोर्ट करते हैं। हाँ, ये लॉजिक बैठता है, इकोनॉमी में ये लॉजिक बैठता है कि डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है। एंड स्टील कंपनीज नीड लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोकिंग कोल व्हिच हैज टू बी इंपोर्टेड। ये भी बात सही है। साथ में हमारे पास कोल की वो क्वालिटी नहीं है जिस क्वालिटी का कोल हमें चाहिए, इसलिए वो भी इंपोर्ट करना पड़ता है। इसका आंसर क्या है? 2 और 3। अब ये 2012 का पीवाईक्यू है। आइए थोड़ा सा मैं आगे चल के 2015 पे आपको ले चलता हूं। 2015 में ये सवाल पूछते हैं, इन इंडिया स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री रिक्वायर्स द इंपोर्ट ऑफ व्हाट? सॉल्ट पीटर, रॉक फॉस्फेट, कोकिंग कोल, ऑल ऑफ द अबव। और अभी आपने 2012 के इस पीवाईक्यू में देखा कि कोकिंग कोल का यूज करते हैं स्टील कंपनीज। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कोकिंग कोल। तो क्या 2012 के पीवाईक्यू से 2015 का सवाल हो गया? तो क्या पीवाईक्यू रिपीट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। लेकिन ये सवाल अगेन किसके ऊपर है? कोल के ऊपर सवाल है, कोकिंग कोल के ऊपर सवाल है। और देखिए 2013 का ये सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कोल? हाई एश कंटेंट, लो सल्फर कंटेंट, लो एश फ्यूजन टेम्परेचर। कौन सा सही है? भाई एश कंटेंट हमारे कोल में ज्यादा होता है जो कि अच्छी बात नहीं है। सल्फर कंटेंट कम होता है लेकिन हमारा टेम्परेचर जो है, फ्यूजन टेम्परेचर है, वो हाई होता है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 1, 2। अब इसी 2013 के पीवाईक्यू के बेसिस पर एक सवाल देखिए 2020 का। कोल एश कंटेन आर्सेनिक, लेड, मरकरी। अरे बहुत से पॉल्यूटेंट कंटेन करता है तो ये सारे कंटेन करता है। कोल फायर्ड पावर प्लांट्स रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन इनटू द एटमॉस्फेयर। भाई सल्फर कंटेन करता है इसीलिए सल्फर डाइऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिलीज भी करता है। और हाई एश कंटेंट ऑब्जर्व्ड इन इंडियन कोल, यही कैरेक्टरिस्टिक 2013 के पीवाईक्यू में हमने देखी थी कि हाई एश कंटेंट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 1, 2, 3 हो गया। अब देखिए 2013 के पीवाईक्यू से 2020 का पीवाईक्यू हो गया। तो पीवाईक्यू का लिंकेज भी देखते रहिए साथ में। और इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए कोल, कोल के ऊपर सवाल। तो अभी तक मैंने आपको 3 सवाल दिखाए, तीनों कोल के ऊपर है। और सवाल देखते हैं 2012 का ये सवाल का लिंकेज 2019 के सवाल से देखते हैं। कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। नाउ कोल ब्लॉक्स आर allocated on the lottery basis. Till recently India imported coal to meet the shortage of the domestic supply, but now India is self sufficient in the coal production. इंडिया आज भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, आज भी इंपोर्ट करते हैं क्योंकि जिस क्वालिटी का कोल हमें चाहिए, जो कि मैंने आपको 2012 के पीवाईक्यू में दिखाया, वो कोल है नहीं हमारे पास। तो जैसे ही तीसरा गलत होगा तो ये तीनों एलिमिनेट होंगे। आंसर क्या है? 1 ओनली, कि कोल सेक्टर नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द इंदिरा गांधी। तो ये सवाल कितने हैं? 2012, 13, 15, 19, 20 आपस में पीवाईक्यू कनेक्टेड भी हैं। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता चल रहा है, कोल। कोल इंपॉर्टेंट थीम नहीं है, ध्यान से दीजिए, अभी आप समझिए, कॉन्टेक्स्ट समझिए।
फिर 2022 में सवाल पूछा किसके ऊपर, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, और उसी ईयर में सीडीएस के ऊपर भी सवाल था। और सीडीएस के सवालों को यूपीएससी प्री एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ये लिंकेज मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। अगर आपने अभी तक प्रेडिक्ट एंड प्रिडिक्ट सीरीज नहीं की है तो एक बार करके देखिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, यूट्यूब पर है। सीसीओ इज द मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टैटिस्टिक्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, इट मॉनिटर्स प्रोग्रेस द डेवलपमेंट ऑफ द कैप्टिव कोल एंड लिग्नाइट ब्लॉक्स। भाई कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन है कोल का, तो ये दोनों काम करता होगा। It hears any objection to the government's notification relating to the acquisition of coal-bearing areas. It ensures that the coal mining companies deliver the coal to the end user in the prescribed time. यही गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर क्या है, 1 2 3। अगेन किसके ऊपर सवाल है, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, कोल के ऊपर सवाल है। फिर 2023 में आते हैं, with reference to coal-based thermal power plants in India, consider the following. None of them uses sea water. कोई तो यूज करता होगा sea water. None of them is set up in water stressed district. None of them is privately owned. ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है नन। अगेन किसके ऊपर सवाल है, कोल के ऊपर सवाल है। और 2025 के प्री में भी देखिए, कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी ऑफ देम, इथेनॉल, नाइट्रोजिल्सरीन एंड यूरिया। इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। तीनों सही है। तो अगेन किसके ऊपर सवाल है, कोल के ऊपर सवाल है। तो देखिए कितने ढेर सारे सवाल 2023, 2025, 2022, 2012, 13, 15, 19, 20, कितने ढेर सारे सवाल कोल के ऊपर है। पर रुकिए, अभी मैं आपको कुछ और दिखा रहा हूं। कोल इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, कुछ बड़ी थीम इंपॉर्टेंट है। 2024 में सवाल पूछता है, आंसर छोड़िए, अब सवाल देखिए। सुमेट पाइपलाइन इज अ स्ट्रेटेजिक रूट फॉर द पर्शियन गल्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस। सवाल किसके ऊपर है, ऑयल एंड नेचुरल गैस शिपमेंट टू यूरोप। करेक्ट, ये सवाल 2024 का पहला सवाल। दूसरा, वेनेजुला हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व। किसके ऊपर सवाल है, ऑयल रिजर्व के ऊपर सवाल है, यहां पे वेनेजुला के ऊपर सवाल है, दूसरा सवाल। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज को कौन से को डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज में हम कंसीडर कर सकते हैं, बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेशन, फ्यूल सेल, रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टेइक यूनिट्स। किसके ऊपर सवाल है, एनर्जी सेक्टर के ऊपर सवाल है। तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल देखिए, आरटीजी रेडियो आइसोटोप्स थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स क्या करते होंगे, एनर्जी जनरेट करते होंगे। आरटीजी इज अ मिनिएचर फिजन रिएक्टर, ये फिजन रिएक्टर नहीं है पर ये एनर्जी जनरेट करते हैं। देखो क्या लिखा है, आर यूज फॉर पावरिंग ऑन बोर्ड सिस्टम ऑफ एयरक्राफ्ट, मतलब एनर्जी के लिए। ठीक है, यस। तो पहला गलत है, तो आंसर इसका 2 और 3 होगा, तो ये दोनों सही है। आरटीजी कैन यूज प्लूटोनियम 239 238 व्हिच इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द वेपन डेवलपमेंट। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये किससे सवाल है, आरटीजी के ऊपर सवाल है। और 2024 का ये सवाल देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप इमिशन फ्रॉम द फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल व्हीकल पावर्ड बाय हाइड्रोजन। अगेन किसके ऊपर सवाल है, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल व्हीकल पावर्ड बाय हाइड्रोजन। तो 2024 के 5 सवाल देखिए, 10 नंबर के सवाल। अब आप एक समझ रहे हैं थीम क्या है, थीम का नाम मैं बताता हूं, थीम का नाम है एनर्जी सेक्टर। आप एक डायमेंशन समझिए, नेशनल सिक्योरिटी की एक बड़ी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है एनर्जी सिक्योरिटी। आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जो भी करंट अफेयर पढ़ते हो, एक चीज सबके मुंह से सुनते रहते हैं कि हमें एनर्जी सिक्योरिटी पर काम करना है, इंडिया को एनर्जी सिक्योर रहना। अभी जैसे ही क्राइसिस हुई थी, क्रूड ऑयल की क्राइसिस, नेचुरल गैस की क्राइसिस, सिलेंडर के दाम कितने ऊपर भाग गए। इंडिया किससे जूझ रहा था, एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा था। तो एनर्जी सिक्योरिटी इज अ वेरी प्रोमिनेंट थीम जो यूपीएससी एग्जामिनर फॉलो कर रहा है। एनर्जी सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए 5 सवाल जो हैं सिर्फ और सिर्फ एक थीम के ऊपर है, एनर्जी सेक्टर। ये जितने कोल के सवाल दिखाए मैंने, ये सब किसके ऊपर सवाल है, एनर्जी सेक्टर के ऊपर। और रुकिए, 2025 में कितने सवाल पूछा है। पहला सवाल अब ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरीज एनर्जी, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम, निकल, हाउ मेनी ऑफ द अबव मेकअप बैटरी कैथोड्स, कौन बनाते हैं। अगेन एनर्जी सेक्टर के ऊपर सवाल है, पहला। दूसरा, अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स के लिए किसको कंसीडर कर सकते हैं, फ्यूल, बैटरी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल। और हाइड्रोजन एक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी आया था 2023 में। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल हाइब्रिड व्हीकल्स, तो किसके ऊपर सवाल है, एनर्जी सेक्टर के ऊपर। यहां पे देखिए क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर सवाल है, और क्रिटिकल मिनरल्स में एनर्जी मिनरल्स भी होते हैं। तो 2025 में अगेन सवाल किसके ऊपर है, मिनरल्स, एनर्जी सेक्टर के ऊपर सवाल है। 2025 में एक सवाल देखिए, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इन आवर कंट्री, वो क्या करती है, किसका है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। यहाँ प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, रिफाइनिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का सेल, मार्केटिंग एंड नेचुरल गैस का प्रोडक्शन, किसके ऊपर सवाल है, अगेन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के ऊपर सवाल है, एनर्जी सेक्टर के ऊपर सवाल है। ये तीसरा सवाल। चौथा सवाल, पांचवा सवाल देखिए, कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजीज के बारे में बात कर रहे थे, ये किसके ऊपर सवाल है, कोल यानी एनर्जी सेक्टर के ऊपर सवाल है। और देखिए डायरेक्ट एयर कैप्चर, यहां पर देखेंगे, इन एविएशन इट कैन बी अ सोर्स फॉर कार्बन फॉर कंबाइनिंग विथ हाइड्रोजन टू क्रिएट अ सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल। अगेन किसके ऊपर सवाल है, एनर्जी सेक्टर के ऊपर सवाल है। तो अगर आप सही से डायमेंशन देखें तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट थीम यूपीएससी की है कि 5 से 6 सवाल यूपीएससी हर बार
किससे पूछ रहा है? एनर्जी सेक्टर के ऊपर सवाल पूछ रहा है। तो क्या इस बार 2026 के पर्सपेक्टिव से एनर्जी सेक्टर डोमिनेंट नहीं हो सकता है कि एनर्जी सेक्टर से सवाल नहीं पूछेगा? बिल्कुल एनर्जी सेक्टर से इस बार और ज्यादा पूछे जाने के चांसेस है। क्यों पूछे जाने के चांसेस है? आपने अभी अभी ध्यान से रैशनल सुनिए, पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में सुना? बिल्कुल, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आता है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको बनाया गया था किसी एक एक्ट से, क्योंकि स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूट का नाम है पीएनजीआरबी एक्ट ऑफ 2006। और यूपीएससी का एक रैशनल आपको पता है कि इसको 20 साल कंप्लीट हो रहे हैं। और देखिए यूपीएससी ने सवाल 2019 में भी, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इज द फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वन ऑफ द टास्क ऑफ द पीएनजीआरबी इज टू इंश्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर गैस। और देखिए उसी पर पूछा है, कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर गैस, मार्केटिंग एंड सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, रिफाइनिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम, ये दोनों इसका आंसर है। प्रोडक्शन पे रेगुलेट नहीं करता है, इन दोनों पे रेगुलेट करता है। इसका आंसर क्या? ओनली 2। ध्यान दीजिए, और यही देखो पीवाईक्यू का रिपीटिशन है। वन ऑफ द टास्क ऑफ द पीएनजीआरबी इज टू इंश्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर गैस, मार्केटिंग एंड सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर, ताकि फेयर कंपटीशन रहे। अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द पीएनजीआरबी गो बिफोर द अपीलेट ट्राइब्यूनल ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ये दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है, 2 और 3 एकदम सही स्टेटमेंट है। इसका आंसर क्या है? बी। साथ में इसका आंसर क्या है? ओनली 2। ध्यान से देखिए, यूपीएससी ने 2025 में भी पूछा, 2019 में पूछा है, किससे? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड से सवाल पूछा है। और अगर आप देखें तो इसको 20 साल कंप्लीट हो रहे हैं। और अपील अगेंस्ट द पीएनजीआरबी अपीलेट ट्राइब्यूनल अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, और इस एक्ट को भी लगभग 23 साल कंप्लीट हो रहे हैं। तो यहां पर ये लिखा भी है, देखिए ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और आप ये समझ सकते हैं अपीलेट ट्राइब्यूनल क्या है, क्योंकि यूपीएससी देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी, देयर इज नो अपीलेट ट्राइब्यूनल, ऐसे सवाल भी पूछता है। और साथ में यूपीएससी ये भी पूछता है कि लार्जेस्ट रिजर्व किसके पास है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पूछा था कि वेनेजुएला के पास वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व है, ऑयल रिजर्व हैं। तो यूपीएससी कुछ ऐसे सवाल 2026 में भी पूछ सकता है। तो कुछ फैक्चुअल चीजें आपको याद होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ क्या फैक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी का एक शॉक फैक्टर होने वाला है 3 कॉलम क्वेश्चन। और 3 कॉलम क्वेश्चन विल बी अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, जैसे मैंने आपसे कहा है, और मैंने रैशनल भी दिया था कि क्यों इस बार 3 कॉलम क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। मैंने पिछली बार 2025 बताया कि 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन आएंगे, इस बार मैं बोल रहा था 3 कॉलम क्वेश्चन आएंगे अलॉन्ग विद द अदर फैक्टर्स आल्सो, अदर शॉक फैक्टर लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। वो कौन से होंगे? तो मैंने एक प्री बिफोर प्री मैं 2 फुल लेंथ टेस्ट करवाता हूं अपने मेंटरशिप स्टूडेंट को। इस बार मैंने सबके लिए ओपन कर रखा है प्री बिफोर प्री। आप www.hopetoshan.com पे जाएंगे। मैं 2 फुल लेंथ टेस्ट करवा रहा हूं, पेपर 1 जो जीएस का पेपर होता है उसका, और 2 फुल लेंथ टेस्ट जो मैंने बनाए हैं, ज्यादा नहीं बनाते हैं, 2 ही फुल लेंथ टेस्ट बनाते हैं हम, और ऐसी क्वालिटेटिव बनाए हैं जो प्रेजेंट पैटर्न यूपीएससी का और जो फ्यूचर शॉक फैक्टर होंगे वो सारे इंक्लूड करके हम 2 प्री करवा रहे हैं आपके। यानी प्री बिफोर प्री, मॉक मत कहिएगा, ये प्रीलिम्स के एकदम यूपीएससी के पैटर्न पर हैं जैसे यूपीएससी पूछता है। तो इनको अगर 2 एफएलटी आपने लगा लिया तो आप एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो सकते हैं, और आपको शॉक भी नहीं लगेगा, क्योंकि शॉक फैक्टर सारे इंक्लूड करेंगे। जैसे 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, हमने 2025 का जो हमने करवाया था प्री बिफोर प्री अपने मेंटरशिप स्टूडेंट्स के लिए, उसमें हमने वो शॉक फैक्टर रखे थे 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन वाले, जो 2025 में आए भी। तो वैसा ही ऐसे 2026 के प्री के लिए कुछ ऐसा 3 कॉलम में सवाल पूछ ले कि मिनरल लिख दे, नेचुरल गैस, कोल, क्रूड ऑयल, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर लिख दे, लार्जेस्ट इंपोर्टर लिख दे, कि नेचुरल गैस रशिया इंडिया, कोल यूएसए चाइना, क्रूड ऑयल सऊदी इंडिया। कहते हैं हाउ मेनी ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच्ड। अब इस सवाल का जवाब कैसे देंगे? इस सवाल का जवाब आप मुझे लास्ट में दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको कुछ चीजें समझाने वाला हूं। पहला नेचुरल गैस के कॉन्टेक्स्ट में समझिए। नेचुरल गैस रिजर्व, यानी किसके पास रिजर्व ज्यादा है। रिजर्व ज्यादा होने के बाद ये प्रोड्यूसर कोई और हो सकता है कि हम एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं, इंपोर्टर कौन कौन से हैं, एंड एक्सपोर्टर कौन कौन से हैं। ये 4 चीजें आपको समझनी है, नेचुरल गैस में भी, कोल में भी, एंड क्रूड ऑयल में भी। नेचुरल गैस का रिजर्व में सबसे नंबर 1 पर रशिया है, देन ईरान है, देन कतर है। क्योंकि जब 3 कॉलम क्वेश्चन बनेंगे तो फैक्चुअल बनेगा, जैसे मैंने आपको दिखाया। उसके लिए ये इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है, रशिया, ईरान, कतर। प्रोड्यूसर में यूएसए प्रोड्यूस ज्यादा करता है, देन रशिया, देन ईरान। तो रशिया इज द हाईएस्ट लार्जेस्ट रिजर्व बट नॉट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ऐसा करके भी स्टेटमेंट बना सकते हैं। Russia is having the largest reserves of the natural gas, but USA is the largest producer of the natural gas. I hope you are getting my point. Yes, रशिया दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर ईरान है। इंपोर्टर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा नेचुरल गैस का इंपोर्ट करते हैं चाइना, देन EU, देन जापान, देन इंडिया। तो इंडिया चौथे नंबर पर है। तो आपको स्टेटमेंट बना के दे देगा इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ नेचुरल गैस। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लगेगा हाँ इतनी बड़ी आबादी ये करते होंगे। नहीं, चाइना, देन EU कंबाइंड, देन जापान, देन इंडिया। और एक्सपोर्टर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यूएसए करता है। तो यूएसए प्रोड्यूस क्योंकि ज्यादा करता है, उसकी रिक्वायरमेंट खुद की कम है, तो वो ज्यादा एक्सपोर्ट भी करता है। साथ में दूसरे नंबर पे कतर, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया है।
आई होप ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है कि इसी फैक्चुअल नॉलेज से स्टेटमेंट बनाकर पूछा जा सकता है, ये 3 कॉलम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा, क्रूड ऑयल के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, रिजर्व्स किसके पास सबसे ज्यादा हैं? वेनेजुला के पास क्रूड ऑयल में सबसे ज्यादा रिजर्व्स हैं, देन सऊदी, देन ईरान। हैविंग सेड दैट कि वेनेजुला हैज द हाईएस्ट रिजर्व बट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यूएसए है। तो यूएसए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल बोथ, एंड सऊदी सेकंड नंबर पर है, थर्ड नंबर पर रशिया है। साथ में इंपोर्टर्स की बात करें तो चाइना इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल आल्सो, देन ईयू, देन यूएसए, चौथे पे इंडिया है, पांचवें पे जापान है। और एक्सपोर्टर की बात करें तो सऊदी नंबर 1 पर है, एक्सपोर्ट करने में नंबर 1 पे सऊदी है, देन रशिया है, देन कनाडा है। यानी सऊदी नंबर 2 का प्रोड्यूसर है पर नंबर 1 का एक्सपोर्टर है। किस कॉन्टेक्स्ट में? क्रूड ऑयल का। यस, पक्का याद रखेंगे, ऐसे स्टेटमेंट फ्रेम कर दिया तो ध्यान रखिएगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कोल के ऊपर, लार्जेस्ट रिजर्व किसके पास है? यूएसए, देन रशिया। इंडिया की रैंक 5वें है बाय द वे। प्रोड्यूसर की बात करें तो चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल, देन इंडिया, बट इंडिया इंपोर्ट करता है क्योंकि इंडिया प्रोडक्शन करने के बाद, प्रोड्यूसर होने के बाद भी बहुत ढेर सारा इंपोर्ट करता है क्योंकि सफिशिएंट नहीं है हमारे पास और उस क्वालिटी का नहीं है। तीसरा यूएस प्रोड्यूसर है। इंपोर्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपोर्टर चाइना है। China is the largest producer also and China is importing also, which means China has the much more need for the coal. And then second is India. Exporter की बात करें तो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया ये एक्सपोर्ट करते हैं। ये ना ही प्रोड्यूसर्स हैं फिर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में इनका नाम नहीं आ रहा फिर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यूपीएससी कंफ्यूज करने के लिए इन डेटा में आपके साथ खेल सकता है। और अगर ये बात आपको समझ में आ गई, आपने लिख लिया है, तो ये सवाल का जवाब भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। और कोल, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के सेक्टर से जो भी इंपॉर्टेंट बाकी चीजें हैं, आपके पास जो कंटेंट है आप उस कंटेंट से भी पढ़ सकते हैं। कुछ फैक्चुअल चीजें जो हैं उन पर फोकस करके मैंने आपको ये चीजें समझा दी और इंपॉर्टेंट सेक्टर समझा दिया। एनर्जी सेक्टर इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट थीम है यूपीएससी की, इसकी तैयारी कर लीजिएगा। हो सकता है 5 से 6 सवाल जब आपके पास यूपीएससी इस बार पूछे तो आप इस बार जवाब दे सकें और आप अच्छे नंबर गेन कर सकें और प्री एग्जामिनेशन निकाल सकें। क्योंकि एग्जामिनेशन की तैयारी अगर प्री की कर रहे हैं तो एग्जामिनर के माइंडसेट को समझना मस्ट है, अनिवार्य है। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।